हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू लिटविट क्लब। और आज हम डिस्कस करेंगे PYQ CUET 2024 इंग्लिश सब्जेक्ट का। ओके, सो इससे पहले भी हमने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और ये हमारा लास्ट PYQ है इस सेशन का। ओके, सो लेट्स बिगिन. So the very question is match the column. Okay. So here are some works and here given from which form they are associated with. The very first question is Paradise Lost. First option is Paradise Lost, which is what? Which is a epic by John Milton, written in or published in, you can say, in 1667 in 12 books. Okay. The second one is Feria's Lover, which is a dramatic monologue by Robert Browning. Okay. Robert Browning ने इसको लिखा हुआ. Now the third one is King Lear by uh, it is a tragedy by William Shakespeare, and the Dunciad is by uh, Alexander Pope satire. So इसके हिसाब से देख लो, answer 4 is the right answer. Okay, so option 4 is the right answer. Now the second question is कि in T.S. Eliot's seminal poem The Love Song of J. Alfred Prufrock, जिससे कि बहुत क्वेश्चन आता रहता है प्रूफ्रॉक के बारे में, और चीजें डिस्कस कर लेंगे हम लोग किसी और वीडियो में. तो इसमें एक लाइन दिया हुआ है जो कि वेरी फर्स्ट लाइन तो नहीं है, बट ये उसमें से ही लाइन है कि आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैग्ड क्लॉज स्क्लटलिंग अक्रॉस द फ्लोर ऑफ साइलेंट सी. ओके, अब इसमें कई जो है कि फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल रहे हैं. तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है मेटामोनी का, मेटोनमी का, पैराडॉक्स का, सेनेडिकी का और एलिटरेशन का. तो आप मेटोनमी नहीं है इसमें. ओके, बाकी आपको इसमें पैराडॉक्स भी मिल जाएगा. जहाँ पे एक इलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि वो, हाँ, फ्लोर अक्रॉस द सी आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैग्ड क्लॉज, जो कि साइलेंट सी के फ्लोर पे कहीं ना कहीं स्क्लटरिंग हो जाए. तो ये एक पैराडॉक्स है कुछ अजीब सा. फिर सेनेडिकी भी है जिसमें क्या है कि जो क्लॉ है, ठीक है, वो पूरे क्रिएचर को, होल क्रिएचर को कहीं ना कहीं दिखा रहा है. हाँ, मतलब पार्ट को होल दिखाना होता है ना सेनेडिकी. ओके, तो एलिटरेशन यहाँ पे आप देखते हो स्क्लटिंग साइलेंट सी एस साउंड जो है कि वो बार बार आ रहा है. तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है कि वो सही हो जाएगा. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि हु आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द सिग्नल थिंकर्स ऑफ एनलाइटनमेंट एज. एनलाइटनमेंट एज इसमें से कौन कौन लोग हैं. नाउ अब इसमें से आप देखते हो तो इसमें कुछ चीजें आपको स्किप कर सकते हो. जैसे जूलिया क्रिस्टीवा जो है कि वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक है, जूलिया क्रिस्टीवा. ओके, और ये साइकोएनालिटिकल थियरी से भी बिलोंग करती हैं. बट मिशेल फोको, इम्यूल कांट और रेने डिकार्ड्स भी अलग अलग फिलोसफी से. फूको भी जो है कि इस एज ऑफ इनलाइटनमेंट से नहीं आते. वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंच फिलोसफर है, और ये पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है. पोस्ट मॉडर्निज्म साथ में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है. बाकी इम्यूल कांट और रेने डिकार्ड ये दोनों आपके कह लो कि इनलाइटनमेंट एज से बिलोंग करते हैं. हाँ, रेने डिकार्ड का एक बहुत कह लो फेमस कोट है कि आई थिंक, हाँ, देयरफॉर आई एम, देयरफॉर आई एम. ठीक है, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ. ओके, सो ये दोनों जो आपके राइटर्स हैं या ये दोनों जो फिलोसफर्स हैं, ये दोनों बिलोंग करते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट से. तो सी एंड डी आर द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द पेयर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डेस्ट फर्स्ट. ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, और उसमें भी क्या है, ओल्डेस्ट फर्स्ट करके लगा लो. तो मतलब सबसे पुराना कौन सा है. मतलब सबसे पहले कौन सा लिखा गया है. तो उसमें सी ऑप्शन जो है, टेमिंग ऑफ द श्रू, ये सबसे पहले लिखा गया है. ये लिखा गया है सी ऑप्शन, कह लो ये 1590 या 91 के अराउंड इन्होंने लिखा है. नाउ इसके बाद मिड समर्स नाइट ड्रीम है. ओके, मिड समर्स नाइट ड्रीम जो डी ऑप्शन है, वो कब लिखा गया है, ये 1595 से 96 के अराउंड लिखा गया है. आफ्टर दैट एज यू लाइक इट जो बी ऑप्शन है आपका, ये लिखा गया है. एज यू लाइक इट इन्होंने आई थिंक 1599 से 1600 के अराउंड में उस वक्त ये प्ले जो है कि वो लिखा है. और सबसे लास्ट जो है इनका सोलो प्ले भी कह सकते हो, इनका लास्ट कॉमेडी है द टेम्पेस्ट, वो 1610 से 1611 के आसपास लिखा गया. और ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट फेज ऑफ राइटिंग था. ठीक है, तो इनका लास्ट सोलो प्ले है. तो इसके अकॉर्डिंग सी डी बी ए ये जो है कि ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट है सेलेक्ट द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ द बैलेड फ्रॉम द फॉलोइंग. बैलेड पे भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, आप फॉर्म्स ऑफ पोएट्री वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो. ना यहाँ पे कुछ चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा बैलेड का ऑप्शन है ना. अ लॉन्ग लिरिक पोएम दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट, एलिवेटेड इन स्टाइल एंड एलिबोरेट इन स्टेंजेक स्ट्रक्चर. ये तो एपिक, ठीक है, एपिक का डेफिनेशन है थोड़ा थोड़ा. ठीक है, लॉन्ग लिरिक पोएम है, सीरियस है सब्जेक्ट मैटर में, एलिवेटेड स्टाइल है और एलोबरेट स्टेंजे की स्ट्रक्चर है. तो ये तो एपिक में आपको मिलेगा. सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली दैट टेल्स अ स्टोरी. नाउ ये बैलेड में होता है. लेकिन अभी हम और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या पता इससे भी बढ़िया बैलेड का ऑप्शन मिल जाए आपको.
Okay. Now the third one is a poem written in alternating hexameter and pentameter lines to refers to the subject matter of change and loss. Now हम पे ये चीज हो सकता है कि आप न जानते हो, बट यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, चेंज एंड लॉस। ठीक है, चेंज एंड लॉस आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है एलिजी में। हम्म, जहाँ पे लॉस की बात हो रही है वो एलिजी में आपको मिलता है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज अ फेयरली शॉर्ट पोएम की बात हो रही है, कंसिस्टिंग ऑफ utterance बाय अ single speaker who expresses a state of mind or a process of perception, okay, thought and feeling। ठीक है, तो सिंगल एक शॉर्ट पोएम है, सिंगल स्पीकर है और कोई एक परसेप्शन या थॉट या उसकी बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा लिरिक हो जाता है, लिरिक पोएम हो जाएगी, या इसमें सोनेट भी आ जाएगा, इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन जो है कि कहीं ना कहीं बैलेट का है, कि बैलेट में क्या होता है, ओरली ट्रांसमिटेड होता है ना वो। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ द सिक्स क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी मैच द कॉलम है, कुछ यहाँ पे थॉट्स हैं, या कह लो कि कुछ आइडियाज हैं, जो कि कुछ राइटर्स ने दिए हैं, जैसे डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होता है कि अपने थॉट और फीलिंग्स को सेपरेट करना। ठीक है, जैसे हम पोएट्री लिख रहे हैं, तो अगर हम बायस्ड रहेंगे, अपने पर्सनल थॉट्स को ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो पोएट्री में ट्रुथ जो कि है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये बात ये कहा था टीएस इलियट ने अपने द मेटाफिजिकल पोएट करके उनका एक ऐसे था, उसमें ये बात वो बोल रहे हैं टीएस इलियट, और उसमें वो एग्जांपल शेक्सपियर का सोनेट का देते हैं कि शेक्सपियर के सोनेट में पर्सनल कहीं ना कहीं उनका पर्सनल फीलिंग और थॉट आपको नहीं देखने को मिलता है। सो अपने सेंसिबिलिटी से खुद को डिसोसिएट कर देना। ओके, दैट इज। फिर उसके बाद है नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये दिया है जॉन किट्स ने। तो इसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी में क्या होता है, टू रिमेन अनसर्टेन एंड डाउटफुल विदाउट सीकिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है, कि क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। ठीक है, कि जब हम कोई वर्क पढ़ रहे होते हैं, या कह लो कि लिख रहे होते हैं, तो हमें कुछ आइडियाज ऐसी होती हैं जो कि सुनने में थोड़ा इलॉजिकल लगती हैं, वो ट्रूथफुल नहीं लगती हैं। लेकिन पोएट्री वही होता है कि आप डाउट और अनसर्टेनिटी को एक साइड रख के आप सिंपली लिख रहे हो, फ्री स्टाइल में होकर लिख रहे हो, बिना सोचे कि ये क्या चीज सही है, गलत है, क्या है। तो यस, इसको ही बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप इन अनसर्टेनिटीज और डाउट्स को कह लो कहीं ना कहीं अपने ऊपर हावी ना होने दो। ठीक है, कि कहीं ट्रूथ की बात हो रही है, ऐसा कुछ। देन सी इज इंटेंशनल फैलिसी, जो कि दिया है विमसेट और ब्रैडस्ली ने। हाँ, विमसेट और ब्रैडस्ली का है। ये कह लो कि ऑथर का जो इंटेंशन है, इंटेंशनल फैलेसी करके है, ये आपका न्यू क्रिटिसिज्म में आता है, कि इसमें ऑथर का जो इंटेंशन है शुड नॉट डिटरमाइन द टेक्स्ट मीनिंग। ठीक है, टेक्स्ट के मीनिंग में उसको मतलब कह लो कि जो इंटेंशन है ऑथर का, जो ऑथर का इंटेंशन है, शुड नॉट, हाँ, शुडंट क्या है, डिटरमाइन, डिटरमाइन हाँ, टेक्स्ट मीनिंग। ठीक है, एक टेक्स्ट के मीनिंग को कह लो एक तरीके से, वो कौन डिटरमाइन नहीं करेगा, ऑथर का इंटेंशन, कि ऑथर ऐसा सोच रहा है इसलिए इसमें ये मीनिंग है। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, तभी हम टेक्स्ट को प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं इंटेंशनल फैलेसी। तो विमसेट्स और ब्रैडस्ली ने दिया हुआ है। फिर लास्ट बनता है मेमेसिस, जो कि एरिस्टोटल ने दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि आर्ट ऑफ इमिटेशन, इमिटेट करने का आर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पेट्रार्कियन सोनेट का क्या है राइम स्कीम। ओके, तो हम सोनेट वाला आप जाके फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में देख सकते हो, काफी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो सबसे पहला है, ये शेक्सपियरियन सोनेट का है। शेक्सपियरियन सोनेट में ये आपका कह लो कि ये राइम स्कीम होता है। हाँ, और ये थर्ड वाला जो है ए बी बी ए बी बी ए, ओके, ये 8 लाइन हो गया। पेट्रार्कियन सोनेट हमने बात किया कि पेट्रार्कियन ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे ऑक्टेव और सेस्टेट का ये है, तो सी ऑप्शन सही है। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप सोनेट वाला वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट दैट एम्प्लॉयज द एलिगोरिकल मेथड। ठीक है, कि एलिगरी के हेल्प से उसमें उन्होंने अपनी बात रखी है। कौन सा वर्क है, द मिल्स ऑन द फॉल्स, फ्लॉस, एमा, एप्सोलम एंड एचटोफिल, द रोअर। तो ये ऑप्शन थर्ड है, एप्सोलम एंड एचटोफिल, जिसमें ड्राइडन ने पॉलिटिक्स के ऊपर, उस वक्त के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को सैटिराइज किया है, सटायर किया है उसको, और एक काफी कह लो कि एलोगोरिकल वे में, मतलब कि राजा के नाम को किसी और नाम से उसमें दिखाया गया है, या कोई पुरानी कह लो कि बाइबल की स्टोरी को आज की कॉन्टेक्स्ट में लाके दिखाया है, ऐसा कुछ करके किया हुआ है। तो ऑप्शन सी सही है। बाकी एमा जो है वो एक डोमेस्टिक नॉवेल है जेन ऑस्टिन का। ठीक है, द मिल्स ऑन द फॉल्स करके जो है कि रियलिस्टिक नॉवेल है, जॉर्ज इलियट रियलिस्टिक नॉवेल लिखती हैं। आफ्रा बेन का द रोअर जो है वो एक कह लो कि एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। तो मिला जुला के आपका जॉन ड्राइडन का जो एब्सोलम एचटोफिल है, दैट इज द राइट आंसर। नाउ द पुअर थ्रेड करके यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे आया हुआ है इसमें कहीं, उसको आपको बताना है कि वो क्या है, वेदर इट इज सिमली, अल्यूजन, एंटीथेसिस या मेटाफर। तो अब इसको पूरा पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है, कि ऑन एंड ऑन
now east, now west, won't the poor thread that once had been our drive. नाउ यहाँ तक पढ़ के भी आपका काम चल सकता है क्योंकि यहाँ पे द पुअर थ्रेड को ही दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन इतना बड़ा कर दिया है कि बच्चे डर जाएंगे इसको देख के। तो वंड द पुअर थ्रेड, ठीक है, ये देखो, इसको जब आप देख रहे हो तो ये इनडायरेक्टली ड्राइव वे को कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि दैट वंस हैड बीन आवर ड्राइव, ठीक है। सो द वंड द पुअर थ्रेड दैट वंस हैड बीन आवर ड्राइव, कि हमारा एक रास्ता जो है वो कभी इधर हम जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी एक बहुत अच्छा ड्राइव वे था, लेकिन आज एक पतली सी धागे जैसी सड़क हो गई है। जो एक बहुत अच्छा सा ड्राइव वे हुआ करता तो एक पतली सी सड़क जैसी हो गई है, हाँ, धागे जैसी हो गई है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, उसको किसी और से हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं ना, मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका मेटाफर। तो है छोटा सा ही, लेकिन उसको इतना बड़ा ऐसे दिखाया कि बहुत बड़ी वो कुछ बहुत कुछ पूछ रहा है ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैराप्लेक्सिस एज आल्सो नोन एज, ठीक है, पैराप्लेक्सिस को और क्या कहते हैं? स्क्रीन मेमोरी, डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रॉडियन स्लीप, ट्रांसफरेंस। ओके, सो ये जो स्क्रीन मेमोरी होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा इवेंट हुआ रहता है जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, तो आप उसकी जगह पे कुछ अलग सी मेमोरी बना लेते हो। हाँ, डिस्टॉर्टेड मेमोरी रहती है, खासतौर से बचपन का होता है, जो कि क्लियर मेमोरी नहीं होती है, एक्चुअल नहीं होती है, हम कुछ समथिंग उसमें से भूल जाते हैं, कुछ अलग फ्रेगमेंट चीजें होती हैं, तो उसको हम स्क्रीन मेमोरी कहते हैं, वो नहीं है ये। डिफेंस मैकेनिज्म, ये तो आप समझ ही रहे हो कि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, जिससे हमको, जैसे सपोज कि मुझे आग से डर लग रहा है या कुछ ऐसा होता है, तो हमारा माइंड एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है उससे बचने के लिए, ठीक है, किसी एंजाइटी से बचने के लिए, अनकॉन्शियस वे में, तो इसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। नाउ ये जो फ्रॉडियन स्लीप है, इसी को पैराप्लेक्सिस भी कहते हैं। रिफर्स क्या होता है, अनइंटेंशनल एरर इन स्पीच, ठीक है, राइटिंग एंड एक्शन। जब हम अपने स्पीच में, राइटिंग में, एक्शन में कोई अनइंटेंशनल, ठीक है, अनइंटेंशनल मतलब बिना जाने हम कोई एक मिस्टेक कर देते हैं, एरर कर देते हैं। एरर कहाँ करते हैं? अपने कह लो कि स्पीच में कर दिया। सपोज मैं ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे अभी गलती हो गई, हाँ, पी की जगह ई लिख दिया, और वो मैं इंटेंशन जान के नहीं कर रहा हूँ, अनइंटेंशनली स्पीच में गलती हो जा रही है, हाँ, या राइटिंग में हो जा रही है, या हम एक्शन में भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रॉडियन स्लिप या पैराप्लेक्सिस कहते हैं। और यहाँ क्या है, ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि हम किसी फीलिंग या किसी रिलेशनशिप को जब एक दूसरे को बता रहे होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ है, वो चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो फ्रॉडियन स्लीप है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द थिंकर हु इज नॉट एसोसिएटेड विद, देखो यहाँ पे नॉट है, एसोसिएटेड विद द फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स, एस्टेब्लिश इन 1923 में। फ्रैंकफर्ट स्कूल है एस्थेटिक्स का, ठीक है, मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। इसमें कौन नहीं एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड लोग, अब आप सपोज कि आपने इसको ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो आप एसोसिएटेड में फटाक से मारते, अरे वॉल्टर बेंजामिन तो है, ठीक है, लेकिन साथ में हर्बर्ट मैरिकल्स भी हैं, थियोडोर एड्रोनो भी हैं, ठीक है, लुइस अल्थुजर नहीं है, ठीक है। लुइस अल्थुजर आपके मार्क्सिस्ट तो हैं, ठीक है, लेकिन वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, ना कि वो फ्रैंको एस्थेटिक्स, मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स, वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी लुइस अल्थुजर। ओके, यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, बट ये राइट आंसर है क्योंकि नॉट एसोसिएटेड लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक्रीड फेमिनिन का जिक्र है, ठीक है, जो कि हेलन सिक्सो का है। ओके, एक्रीनल फेमिनिज्म जो वर्ड है, एक्रीचर फेमिनिज्म जो वर्ड है, ये किसका है? हेलन सिक्सो का है। ये एक वो है, एक राइटर है जो कि फ्रेंच राइटर है। ओके, तो वहां पे ये एक वर्ड यूज करती है, एक्रीचर फेमिनिज्म, ठीक है, और वो कहाँ यूज करती है? अपने वर्क में द लॉ ऑफ मेडुसा में। जहाँ पे वो क्या कहती हैं कि आई विल स्पीक अबाउट वुमेन राइटिंग अबाउट व्हाट इट विल डू। ओके, सिक्सो कहती हैं, तो मैं विमेन राइटिंग की बात करूंगी, ठीक है, ठीक है। ये इनका कहना है, हेलेन सिक्सो का, कि विमेन के पास अपना खुद का एक लैंग्वेज नहीं है, अपना खुद का एक राइटिंग स्टाइल नहीं है। तो वुमेन के पास अपना खुद का राइटिंग स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि ये जो राइटिंग स्टाइल जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल राइटिंग है। ओके, पेट्रियार्की ने उसको बनाया हुआ है, तो हमें उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, तभी जो है कि हम एक विमेन राइटिंग की बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्रीचर फेमिनाइन करके वर्ड है, इसका मतलब यही होता है, विमेन्स राइटिंग। ओके, तो सुनने में बड़ा क्या ही वर्ड है, लेकिन उसका मतलब यही होता है। अब इसमें से कुछ लाइंस दिए हुए हैं और बताया है कि इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। यहाँ पे पहला ही दिया है कि नीदर थियरी नॉर theorizable creature feminism is conceived as a future if not यूटोपियन प्रैक्टिस। तो ये कहीं ना कहीं है कि ठीक है, इसको एक थियरी के फॉर्म में हम नहीं ले सकते हैं एक्रीचर फेमिनिज्म को, लेकिन हम फ्यूचर में इस चीज को एक कन्विंस कर सकते हैं लोगों को कि हम एक राइटिंग स्टाइल दे सकते हैं। हाँ, ये एक यूटोपियन प्रैक्टिस नहीं होगा, लेकिन हम अपना खुद का राइटिंग दे सकते हैं, ये बात उन्होंने बोली है, तो ये बात है उसमें। नाउ सेकंड है कि
women must write their bodies, okay, write their desires and so unleash their power, ठीक है, कि ऐसी बात भी वो बोलते हैं कि women जो है अपनी बॉडी के बारे में लिखे, अपने डिजायर्स के बारे में लिखें, ताकि वो अपने पावर की बात कर सकें, तो ये बात भी उसमें उन्होंने कही है। दिस राइटिंग विल कंफर्म एंड रियलाइज फॉर वुमेन अ प्लेस इन द सिंबॉलिक, ये ऐसा कुछ तो बात नहीं किया है उसमें उन्होंने कि दिस राइटिंग विल कंफर्म एंड रियलाइज फॉर वुमेन अ प्लेस इन सिंबॉलिक, नहीं सिंबॉलिक नहीं, रियलिटी की बात हो रही है, ओके। दिस राइटिंग विल लिबरेट द इमेंस रिसोर्स ऑफ द अनकॉन्शियसनेस, इसकी भी बात हो रही है। ए बी डी किसमें है, टू ऑप्शन, ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग थियोरेटिकल मूवमेंट, ओल्ड फर्स्ट, ठीक है, सबसे पुराने से सबसे नए की तरफ आना है, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले जो है न्यू क्रिटिसिज्म है, पुराने से अगर हम बात करें तो ये 1920s और 90s 50s के अराउंड था ये। न्यू क्रिटिसिज्म सबसे पहले आया था, एक नए तरीके का क्रिटिसिज्म। इसमें जॉन क्रो रैनसम, ठीक है, इनका नाम है, क्लिंथ ब्रूक का नाम है इसमें। ये लोग इसमें कह लो कि इस क्रिटिसिज्म वाली जो थियरी उससे बिलोंग करते हैं। फिर न्यू क्रिटिसिज्म के बाद जो आता है वो स्ट्रक्चरलिज्म आता है, वो 90s 50s और 60s के बीच का था, ठीक है। इसमें एक नाम आपको याद रखने की जरूरत है, फर्डिनेंड डी सोस्योर, ठीक है, जिन्होंने ये कह लो कि ये थियरी स्ट्रक्चरलिज्म का दिया हुआ है, सोस्योर, ओके। सोस्योर भी नॉर्मली। स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ओके। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म 1960s के अराउंड से लेके 1980s तक काफ़ी ज़्यादा कह लो कि एक फुल फ्लेज में रहता है, और इसमें आपको एक नाम सुनने को मिलेगा, सिमन डी बीवर, ओके। इनका द सेकंड सेक्स काफ़ी कह लो कि वो फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो है, कह सकते हो। फिर लास्ट है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म 1980s से अभी तक का, प्रेज़ेंट तक का कह सकते हो, वो चल रहा है अभी, और इसमें जो एक नाम आता है वो आता है एडवर्ड सईद का। हुँ। एडवर्ड सईद का नाम आता है। तो इस हिसाब से देख लो, थर्ड ऑप्शन जो है वो मुझे सही लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन द ऑर्डर दैट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉड्स आर्गुमेंट अबाउट द अनकैनी, ठीक है। द अनकैनी इनका एक एसे है सिगमंड फ्राइड का, हाँ, उसमें ये ऐसे 1919 में आया हुआ है, ठीक है, जिसमें वो कुछ बात कहते हैं, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, हाँ। ये चारों बातें वो कहते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करते हैं हम, रिकॉग्निशन ऑफ समथिंग फेयर येट फॉरेन, ठीक है, फ़ैमिलियर येट फॉरेन। कुछ फ़ैमिलियर चीज़ को हम रिकॉग्नाइज़ कहते हैं, जो कि अभी कह लो एक तरीके से फॉरेन है हमारे लिए, उसको हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन फ़ैमिलियर है, कुछ दूर से कुछ देख रहे हो आप, समझ लो ऐसा। हुँ, देन उसके बाद है अनकॉन्शियस रिपिटिशन ऑफ द रिप्रेस्ड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। अब उसके बाद आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे, वो फिर से वापस आप उसको रिकॉल करते हो। फिर उसके बाद आप उसको मैनिफेस्ट करते हो। हुँ। फिर उससे एनकाउंटर करते हो, ठीक है? तो ये एक सीक्वेंस होता है, क्या सीक्वेंस है? BADC, ये कहाँ दिख रहा है आपको? ये आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट है कि अ identify the earlier feminist work that discusses male writers like Milton, Pope and Rousseau. ओके, सो ऐसे फेमिनिस्ट वर्क का नाम बताना है जिसमें ये मिल्टन, पोप और रूसो की बात की गई। एक्चुअली उनको क्रिटिक किया गया कि क्योंकि ये लोग ना काफी मेल ओरिएंटेड या पैट्रियार्कल वे में लिखते हैं, फीमेल्स को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। तो इन लोगों को अब जब फेमिनिस्ट राइटर्स आएंगे तो इनके बारे में लिखेंगे ही लिखेंगे, इनको क्रिटिक करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे कौन से फेमिनिन राइटर्स थे, ठीक है। अब ये चारों वर्क देखोगे तो आप फेमिनिज्म से ही रिलेटेड है, चाहे वो वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन हो, और विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन मैरी वुllstonecraft का हो, मैरी शैली, ओके, भी कहते हैं इनको। ओलिवर का वुमेन एंड लेबर है, ठीक है, सिमन दी बुआ का द सेकंड सेक्स है, ठीक है। तो इसमें से जब हम देखते हैं तो इसमें आपको अ रूम ऑफ वंस ओन जो है, इसमें जो वर्जीनिया वुल्फ हैं, इन्होंने वुमेन राइटर्स की कंडीशन की बात की है, ना कि इसमें इन्होंने इन लोगों को क्रिटिक किया है। ओके, इन्होंने सिंपली वुमेन राइटर्स जो हैं, उनके कंडीशन की बात की है। कि उनको प्रॉपर वे में चीज़ें मिलेंगी तो वो ही नॉवेल लिख पाएँगे, अदरवाइज़ वुमेन के ऊपर काफ़ी कुछ प्रेशर रहता है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है, मैरी वुllstonecraft का विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, उसमें उन्होंने मिल्टन और पोप को काफ़ी अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। फिर वुमेन इन लेबर, ठीक है, इसमें लेबर, वुमेन एज़ अ लेबर, वुमेन के फाइनेंस की बात हुई है इसमें, तो ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन है, ए नहीं है, सी नहीं है, डी का देखते हैं। हाँ, सेकंड सेक्स में रूसो का काफ़ी ज़िक्र किया है सिमन दी बुआ ने, तो ए और डी कहीं सॉरी, बी एंड डी कहीं है, हाँ, सेकंड ऑप्शन में बी एंड डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट, ठीक है। नाउ पामेला जो है कि सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हुँ। पामेला किसने लिखा है? सैमुअल रिचर्डसन ने। ये कह लो एक तरीके से इंग्लैंड में सबसे पहले एक कंसीडर किया जाता है कि ये वन ऑफ द परफेक्ट नॉवेल, मतलब परफेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सैमुअल रिचर्डसन। जो कि आया था 1740s में के अराउंड। देन सेकंड इज़ कलर पर्पल जो है, वो लिखा है किसने? ये लिखा है एलिस वॉकर ने, एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है। ओके, एलिस वॉकर। हुँ।
ये लिखी हैं 1982 में इसको। थर्ड है ड्रैकुला, ड्रैकुला बाय बैरम स्टोक, बैरम स्टोक ने लिखा है इसको, स्टोकर ने लिखा है 1897 में। फोर्थ है हम्फ्री क्लिंकर, इसका तो फोर्थ वन इज हम्फ्री क्लिंकर, जिसको लिखा है स्मॉलेट ने, ये इन्होंने लिखा है 1771 में। तो स्मॉलेट और सैमुअल रिचर्डसन लगभग साथ के, ये फोर ग्रेट पिलर्स में से दो पिलर्स ये लोग हैं। तो ये चारों जो नॉवेल्स हैं, इसमें कॉमन क्या है, तो ये चारों में ही एपिस्टलरी मोड का यूज किया गया है। एपिस्टलरी मोड में क्या होता है कि हम लेटर्स के थ्रू नॉवल को डेवलप करते हैं, ठीक है, पूरा जो डेवलपमेंट है नॉवल का वो उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम करना है, कुछ राइटर्स के नाम दिए और यहाँ पे उनके वर्ड्स वर्क्स के नाम दिए। ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज गिरीश कर्नाड का है। गिरीश कर्नाड का नागमंडला है। ओके, मोहन राकेश का आधे अधूरे हैं। अब ऐसे दो मिल गए तो उसको भी देख के समझ सकते हो कि फर्स्ट का फोर है। बी का हबीब तवीर का है थर्ड, ये है चंद्रजास चोर। ओके, बादल सरकार का है इबोने इंद्रजीत, या इसका और भी एक नाम है एवं इंद्रजीत करके उसका नाम है। हिंदी ट्रांसलेशन जो है एवं इंद्रजीत करके है। ओके, ये चारों नॉवेल्स हैं, तो वो ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर ऑक्टिविया बटलर। ऑक्टिविया बटलर ने दो सब वर्क्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं उन्होंने? सो ऑक्टिविया बटलर का है ए एंड सी। ओके, ये और ये है ए एंड सी। हाँ, बाकी ये दो जो है ना, ये दोनों हैं उर्सला, उर्सला के ली गुइन। ओके, उनका है ये, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स दोनों हैं। नेक्स्ट है in which absurd play first written in French as Fin the Party would you find the following characters? Ham, Clove, Nag and Neil, ये चारों जो है कि कैरेक्टर्स आपको किस फ्रेंच एब्सर्ड प्ले में देखने को मिलते हैं? तो ये आपको सैम्यूल बेकेट के द एंड गेम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द पोएम्स लाइक बैकग्राउंड कैजुअली, द रेलवे क्लर्क, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, टीएस। ओके, सो ये सब वर्क्स किसने लिखा है? नजीम एजिकल ने लिखा हुआ है। बैकग्राउंड कैजुअली ये उन्हीं का वर्क है। हु इज द ऑथर ऑफ 2014 नॉवेल द ब्लैक हिल? एक रिनाउंड राइटर पोएट नॉवलिस्ट रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। मनगम दाई करके नाम है इनका, ठीक है। और ये नॉर्थ इंडियन राइटर हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। और इन्होंने जब ब्रिटिश कॉलोनी आई थी 19 सेंचुरी में, उस वक्त कॉलोनियल इनकाउंटर नॉर्थ इंडिया में कैसे हुआ था उसके ऊपर एक हिस्टोरिकल नॉवेल कह लो कि उन्होंने ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फेमस ऑथर फिल्म मेकर वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द चिल्ड्रन मैगजीन संदेश, ठीक है। तो संदेश का कौन से ऑथर रहे हैं? तो वो सत्यजीत रे रहे हैं। ये एक काफी बढ़िया फिल्म मेकर रहे हैं, इनके काफी अच्छे अच्छे वर्क्स आप मूवीज देख सकते हो, इनको ऑस्कर भी मिला हुआ है। और उनके ग्रैंडफादर ने ये संदेश करके एक मैगजीन चलाया था बच्चों के लिए, इसको इन्होंने रिवाइव और एडिट किया था सत्यजीत रे ने। उसके बाद इनके लड़के सुकुमार रे जो हैं कि वो उसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट द मैन हु वुड बी अ क्वीन, ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन। अब यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा द मैन हु वुड बी क्वीन करके आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक एलजीबीटी क्यू कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। तो ये जो है आपके हुसैन मर्चेंट करके हैं, ये एक पोएट भी हैं, राइटर भी हैं। ओके, राइटर भी हैं और एक एलजीबीटीक्यू प्लस एक्टिविस्ट भी है। ओके, ये क्वेयर थियरी से रिलेटेड है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और बाकी जितने भी आते हैं उसमें जेंडर से रिलेटेड वो सब, तो उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं एक ऑटोबायोग्राफिकल क्वेयर थीम से रिलेटेड ये नॉवेल लिखा है, 2011 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, एम एंड द बिग होम, अ बैंड इन द गंगास, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास द गाइड, ये सब नॉवेल्स के नाम है और इसको किसने किसने लिखा हुआ है। तो पहला जो वर्क है ये एक वर्क जेरी पिंटो का है। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है कि मतलब कुछ कुछ चीजें उनके लाइफ से रिलेटेड है और कुछ चीजें फिक्शनल है। और ये 2012 में पब्लिश हुआ है। देन अ बेंड इन गंगा, ये मनोहर मंजोलकर का है, ये पब्लिश हुआ था 1964 में, ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लिखा हुआ है। हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ये वीएस नायपॉल का है, जो कि 1961 में लिखा हुआ था। और ये इंडियन अफ्रीकन इंडियन की स्ट्रगल की बात करता है, उनके स्ट्रगल की बात है, एक डायस्पोरा नॉवेल है। द गाइड इज बाय आर के नारायण, जिसमें आपका राजू जो गाइड है वो कैसे एक मॉन्क के रूप में स्पिरिचुअल गाइड बनता है, उसकी बात है। तो ये आप ऐसे देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन जो है कि वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग खुशवंत सिंह नॉवेल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ओल्डेस्ट फर्स्ट, मतलब सबसे पहले पहला कौन सा है।
तो पहला जो है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये 1956 में इन्होंने लिखा था। देन दिल्ली, एक नॉवेल जो है वो इन्होंने लिखा है 1990 में। ओके, नाउ आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये लिखा है इन्होंने 1959 में। द कंपनी ऑफ वुमेन, ये 1999 में लिखा हुआ है इन्होंने। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो क्या ऑर्डर बनेगा, पहले ए, देन सी, देन बी, देन डी, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच महज दस्तानीज प्ले, ओके, पब्लिश इन 1990 डील्स विद द थीम्स ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी। ओके, जेंडर और डिसेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा थीम है इनका जो कि 1990 में जो प्ले इनका पब्लिश हुआ है, तो वो है तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ मैजिकल रियलिज्म can be associated with aggregated with to the celebrated author Gabriel Garcia Marquez से रिलेटेड कौन सा है इसमें से। तो ये आपका है सेकंड, द क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड। लाइक वाटर ऑफ फॉर चॉकलेट, ये लिखा है लॉरा लॉरा एस्केविल ने। ये तो गैब्रियल ने ही लिखा हुआ है। द ब्रीफ वॉन्डरस लाइफ ऑफ ऑस्कर वो, ये यूनॉट डेइज ने लिखा हुआ है। नाउ द हाउस ऑफ द स्पिरिट, ये इजाबेल ऑलैंड में लिखा हुआ है, ऑलैंड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं जो कि इंडियन ऑथर्स हैं और उनके रिलेटेड कुछ वर्स दिए हुए हैं। तो रामधारी सिंह इनका रश्मि रथी है। ओके, मैथिली शरण गुप्त इनका भारत भारती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका यामा है। और महादेवी श्वेता का है सरोज सरोज स्मृति, जो कि ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ आइडियोलेक्ट। आइडियोलेक्ट क्या होता है, बेसिकली एक इंडिविजुअल का अपना खुद का जो लैंग्वेज होता है, ठीक है, जैसे वो बोल रहा है उसमें वो अपने तरीके से लैंग्वेज यूज कर रहा है, उसी को हम आइडियोलेक्ट कहते हैं। तो जो सबसे पहला है, इट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पेसिफिक टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स डिपेंडिंग ऑन देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। किसी जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लोग बोलते हैं, जैसे कुछ एरिया में कुछ एक तरीके के लोग बोलते हैं, तो उसको बोली या इंग्लिश में उसी को हम लोग कहते हैं डायलेक्ट। उसको डायलेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आइडियोलेक्ट का बात नहीं होगा। ओके, दूसरा है इट इज अ लैंग्वेज वैरायटी दैट एनिमिनेट्स फ्रॉम द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एक ऐसा लैंग्वेज जो कि एक सोशल ग्रुप यूज करता है, तो इसको आइडियोलेक्ट नहीं, इसको सोशियोलेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोशियोलेक्ट। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। इट emphasizes द स्पीच ट्रेस दैट आर हैबिचुअल टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, जब इंडिविजुअल की बात आती है तो आइडियोलेक्ट होता है। तो सी ऑप्शन तो है। डी देख लेते हैं कि डी क्या है। दिस वर्ड इज मेनली यूज्ड बाय लिंग्विस्ट व्हेन डिस्कसिंग डिफरेंसेस इन द स्पीच फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, हाँ, ये बात भी है कि एक लिंग्विस्ट जो है कि इस चीज को डिस्कस करता है, जब एक पर्सन का लैंग्वेज दूसरे पर्सन का लैंग्वेज अलग अलग होता है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये यूज होता है। तो इस हिसाब से सी एंड डी ऑप्शन आर राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स इज द प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। ओके, साउंड के बेसिस पे जब हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाते हैं, ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है, ट्रांसलेशन कुछ और होता है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, ठीक है, जो ट्रांसलेशन जो हम करते हैं, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग को ट्रांसलेट करते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, तो हमने गोज टू मार्केट इसका मीनिंग चेंज किया, जो मीनिंग है उसको ट्रांसलेट किया है। ओके, यहाँ पे क्या है, साउंड को ट्रांसलेट करने की बात है सिंपली। अनलाइक अ ट्रांसलेशन, एक्स डज नॉट टेल यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बट इट हेल्प्स यू टू प्रोनाउंस देम। ठीक है, तो ये जो एक्स है, ये जो टर्म है, ये आपको मीनिंग नहीं बदलता है, वो सिंपली उसके साउंड को बस बदलता है ताकि आप उसको प्रोनाउंसिएट कर सके। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फॉरेनर आता है इंडिया में और उसको हम बोलते हैं कि नमस्ते बोलो। तो वो क्या करता है, वो क्या हेलो बोलता है, नहीं, वो उसी को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता है, तो बोलते हैं नमस्ते। ठीक है, तो ये जो नमस्ते हम लिख रहे हैं, साउंड सेम है, ठीक है, मीनिंग से नहीं मतलब है, साउंड सेम है। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलिटरेशन कहते हैं इसको हम। ओके, ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसलिटरेशन। वहीं सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज की मीनिंग की बात करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्पेलिंग फोनेटिकली जब हम किसी वर्ड की स्पेलिंग को लिखते हैं तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे लॉफ, लॉफ मतलब हंसना, तो ये हमने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हम करेंगे तो ये हो जाएगा ल अ फ। ओके, ये हो गया इसका ट्रांसक्रिप्शन। ज्योग्राफिकल ट्रांसलेशन जैसा कोई टर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रांसलिटरेशन में क्या होता है, बेसिकली हम जैसे हम टाइप भी करते हैं ना, तो इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, जब मैसेजिंग कर रहे हैं,
तो वो भी क्या है, ट्रांसलिटरेशन, हम साउंड को ट्रांसलेट कर रहे हैं, मीनिंग को नहीं ट्रांसलेट कर रहे हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh my God. A comparative study, coming to next question, a comparative study of a literature is a technique by way of which two diverse works of literature are juxtaposed to assert the presence of similar or dissimilar literary elements. पहले इतना समझते हैं कि एक कंपेरेटिव स्टडी की बात कर रहा है लिटरेचर में, मतलब कंपेयर करके स्टडी की, जिसमें हम टेक्निक, क्या टेक्निक यूज करते हैं, इस अ टेक्निक, एक टेक्निक है बाय वे ऑफ विच टू डाइवर्स वर्क्स ऑफ लिटरेचर आर juxtaposed, मतलब दो अलग-अलग लैंग्वेज के, अलग-अलग कल्चर के वर्क्स को हम साथ में कंपेयर करते हैं और उसमें सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को बताते हैं, उसके लिटरेरी एलिमेंट्स के डिससिमिलरिटी सिमिलरिटीज को बताते हैं। ओके, लिटरेरी कॉन्टेक्ट बिटवीन टेक्स्ट कैन बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक एंड टोपोलॉजिकल, ठीक है। टोपोलॉजिकल या जेनेटिक लेवल पे वो दोनों सिमिलर हो सकते हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। टोपोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट स्टीम्स फॉर दोज interliterary similarities that are born thanks to sameness or similarities of the types of circumstances that may be manifest in the different parts of the world, ठीक है। अब टोपोलॉजिकल में क्या होता है कि दोनों ही वर्क्स, जो भी बुक है, दोनों में सिमिलर काइंड का इंसिडेंट हो रहा है, भले उनका जियोग्राफिकल एरिया एक एक जो है कि इंग्लैंड में कोई किसी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी फीमेल के साथ वैसा ही सेम प्रॉब्लम हम मुंशी प्रेमचंद के किसी स्टोरी में देख रहे हैं, और दोनों में सेम ही प्रॉब्लम हमको देखने, दोनों में ही फीमेल जो है वो सफर कर रही है, ऐसे को हम टोपोलॉजिकल कहते हैं। तो ऐसा ही एक वर्क है एना कारेनिना, ठीक है, वैसा ही किसी और वर्क में देखने को मिलता है। तो किस वर्क में देखने को मिलता है, तो वो है मैडम बोरवरी, ठीक है। दोनों के साथ ही मैडम बोरवरी और अना कारेनिना दोनों ही अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग देशों में, अलग अलग राइटर ने लिखा हुआ है, लेकिन इनके अंदर जो है कि ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के साथ क्या होता है, ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के साथ ये होता है, क्या ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस है, ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडल्ट्री, ठीक है। दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सोशल कह लो एक्सपेक्टेशंस की शिकार हो जाती हैं, और ये उनका एक ट्रेजिक एंड होता है। दोनों ही कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और पर्सन से लव करती हैं, ठीक है, और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको वो फुलफिल नहीं कर पाती हैं, या उस सोसाइटी के जो भी कह लो कि एक फ्रेम है उसमें वो खुद को ढाल नहीं पाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उन दोनों ने ही सुसाइड कर लिया। तो एक ट्रोपोलॉजिकल वे में मतलब कंपैरेटिव स्टडी है दोनों के बीच में। तो एना कारेनिना और मैडम बोरवरी। नाउ यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है। हम यहाँ पे सबटेलिंग, ओके, ट्रांसक्रिप्शन, वॉइस ओवर और डबिंग, ये वर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एज़ अ जेनज़ीज़ और आप यंग जनरेशन के हो आप लोग, तो ये कहीं न कहीं ये वर्ड सुना होगा। डबिंग जानते ही हो, वॉइस ओवर भी आप जानते हो, ट्रांसक्रिप्शन और सबटाइटलिंग सभी चीज़ें आप जानते हो। वीडियो पॉज़ करके इसको आप पढ़ सकते हो। इसका मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसका क्या है, सीक्वेंस क्या है या ऑर्डर क्या है उसका? तो सबसे पहले हम, हाँ, एनालाइज़ करते हैं। जो सोर्स लैंग्वेज है जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम डिकोड करते हैं, उसको मीनिंग उसका समझेंगे तब तो ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एनालाइज़ करते हैं, फिर सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में जिसमें हमको ट्रांसफर करना है। सपोज़ इंग्लिश का है, उसको सोर्स लैंग्वेज है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो अब हम उसके सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। फिर उसके हम लैंग्वेज टेक्स्ट को, ग्रामर को रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, ठीक है? जैसे हम राम गोज़ स्कूल, ठीक है? ऐसा कुछ करके लिख देते हैं। अब सबसे पहले आप इसको एनालाइज़ करते हो कि राम क्या है, स्कूल जा रहा है। ओके, तो राम गोज़ टू स्कूल, तो ये आपने एनालाइज़ किया। अब ट्रांसफर करोगे इसके मीनिंग को हिंदी में, तो ये आ जा रहा है राम स्कूल जाता है। स्कूल पहले आ गया है, ठीक है? जाता है बाद में चला गया है, ठीक है? आपने उसको ट्रांसफर कर लिया कि अच्छा अब इसको ऐसे लिखना है। अब उसको रीस्ट्रक्चर करते हो, तो उसको हिंदी में हम राम स्कूल जाता है, ठीक है? नाउ हमने उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया। तो ये तीनों एकदम सीक्वेंस में दिए हुए हैं, एबीसी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।